हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चलो अच्छे हैं। देखिए भाई, तो आज जो हम बात करते हैं, एक अपने और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम उत्सर्जन की डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन क्या होता है। तो एक बहुत सिंपल से इसकी परिभाषा बनती है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन। किसकी? उत्सर्जन की। तो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्सर्जन क्या होता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को, यानी कि हमारे शरीर में बने ऐसे प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट जो जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, नाइट्रोजन युक्त, उन उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद जो हमारी बॉडी में होते हैं, वो देखो, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, ये तीन ऐसे पदार्थ होते हैं जंतुओं में, सभी प्राणियों में, जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। हमारे अमीनो अम्ल वो भी नाइट्रोजन है। लगभग हर बॉडी के हर पदार्थ में नाइट्रोजन होता है। जैसे डीएनए में भी नाइट्रोजन होता है। भाई नाइट्रोजन क्षार थे, ठीक है, हाँ, लेकिन वो हमारे लिए क्या है? गुड प्रोडक्ट है। और ये क्या है? अपशिष्ट, उनके एक प्रकार से वेस्ट मटेरियल। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, हाँ। तो स्पेशली अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इन पदार्थों को यदि हम शरीर से बाहर निकाल दें तो इसी प्रक्रिया को हम उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो ये तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि आखिर उत्सर्जन क्या होता है। नेक्स्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि मानव जो होता है, मानव में जो उत्सर्जन का अंग होता है वो होता है वृक्क। आप सभी जानते हैं, जिनको हम कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं? किडनी। तो मानव में जो उत्सर्जन अंग हैं, क्यों मैं इस बात को बता रहा हूं? क्योंकि प्राणियों में, जंतुओं में उत्सर्जन अंग अलग अलग होता है। जैसे कीटों में अलग, पक्षियों में अलग। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, अब स्तनधारी क्या होते हैं भाई? ऐसे प्राणी जो अपने बच्चों को स्तनपान या दुग्ध पिलाते हैं, उन सभी को हम स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, तो उनका जो उत्सर्जन अंग है वो कौन है? वृक्क है, किडनी। ठीक है, तो जो हमारे वृक्क होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद को शरीर से बाहर निकालते हैं मूत्र की सहायता से। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो यूरिन के साथ, मूत्र को हम इंग्लिश में यूरिन बोलते हैं, तो यूरिन के साथ नाइट्रोजनी उत्पादों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और उस यूरिन का जो निर्माण होता है वो वृक्कों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा।
तो मानव में जो उत्सर्जन के अंग हैं वो कौन होते हैं भाई? वृक्क होते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, लेकिन ये तो एक अंग है, हम जो बात कर रहे हैं वो उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, और ये तो एक उत्सर्जन अंग है, मुख्य उत्सर्जन अंग। तो मैं आपको एक बात बता दूं, तंत्र आप सभी जानते हैं। देखो, शरीर का क्या सिस्टम होता है? सबसे पहले होती है कोशिका, ठीक है? कोशिका से बनते हैं ऊतक, बनते हैं ना, ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और अंग मिलकर बनाते हैं तंत्र, और तंत्रों से मिलकर बनता है शरीर। यही तो सिस्टम होता है बॉडी में, कि सबसे पहले होती है कोशिका, कोशिका के बाद होता है ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र, और बहुत सारे तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? एक शरीर बनाते हैं, ठीक है? तो उत्सर्जन अंग और उत्सर्जन तंत्र क्या मतलब हुआ? ये तो एक अंग है, तो बहुत सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक तंत्र का निर्माण करते हैं। आपने देखा भी होगा कि हम जितने भी तंत्र पढ़ते हैं उस तंत्र में बहुत सारे अंग भाग लेते हैं, ठीक है? हाँ, जैसे आपने पाचन तंत्र पढ़ा, तो आप देख लीजिए पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? बहुत सारे अंग भाग लेते हैं ना, आमाशय, अग्नाशय और ये आहारनाल वगैरह, जो ग्रंथि वगैरह और ये सभी। तो बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं भाई? एक तंत्र बनाते हैं, ठीक है? तो हम उसी की बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उत्सर्जन तंत्र जो होता है, उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग भाग लेते हैं। अब कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला है वृक्क, सेकंड है मूत्रवाहिनी, थर्ड है मूत्राशय, और फोर है मूत्रमार्ग, ठीक है? तो ये हमारे 4 अंग मिलकर वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, इनके इंग्लिश नाम में जरूर लिख देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम किडनी बोलते हैं, इनको हम यूरेटर बोलते हैं, और मूत्राशय को हम ब्लेडर बोलते हैं, और मूत्रमार्ग को यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है? वैसे हम जब सिलेबस में चलेंगे तो हम हर चीज का इंग्लिश नाम भी जान के चलेंगे, ठीक है? क्योंकि बायोलॉजी में इंग्लिश नाम की बहुत इंपॉर्टेंसी होती है। तो हम सभी के जो हमारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, मेडिकल भाषा के शब्द हैं, उन सभी के इंग्लिश वर्ड भी हम जान के चलेंगे, ठीक है भाई? हाँ, तो वृक्क जो होते हैं उनको हम किडनी बोलते हैं, मूत्रवाहिनी जो होती है उसको हम यूरेटर कहते हैं, मूत्राशय जो होता है उसको हम ब्लेडर कहते हैं, और मूत्र मार्ग जो होता है उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये 4 अंग मिलकर एक पूरे उत्सर्जन तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? एक उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे जिसमें इन चारों को हम ऐड करेंगे और इनकी बात समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखिए, अब आप ध्यानपूर्वक समझना कि आखिर किस प्रकार एक उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाया जाता है, वो भी बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है? देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है? इस प्रकार ये 3 डंडे बनाने हैं,
ऐसे आप आराम से बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। या आप इसको बिल्कुल ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे। अब मैं आपको बात बताऊं एक, ये जो मैंने 3 डंडे बनाए हैं, ये जो बीच वाला डंडा है ना, ये दोनों का कॉमन है। यहां आपको 2 ट्यूब लाइक संरचना दिखाई दे रही है, और ये जो ट्यूब लाइक संरचना है ना, ये तो हमारी महाशिरा इधर वाली और उधर वाली है महाधमनी, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर 2 डंडे ऐसे और इधर 2 डंडे इस प्रकार। अब ध्यान रखना, इधर वाले जो डंडे थे वो थोड़े ऊपर है, और इधर वाले जो डंडे वो थोड़े नीचे हैं। आपको दिखाई भी दे रहे हैं, नीचे दिखाई दे रहे नहीं दे रहे, है ना। अब आपको क्या करना है, ठीक है। देखो ये 2 डंडे हमने इधर बनाए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो ये वाला जो पार्ट है, इधर से जब हम इधर चलते हैं तो यूं मानो हम बाएं भाग से दाएं भाग की तरफ चल रहे हैं, लिखते हैं तब। लेकिन जब भी हम बायोलॉजी का कोई डायग्राम बनाएं तो आपकी जो इधर वाली साइड होती है वो हमेशा दाईं साइड होती है, राइट साइड होती है, और जो इधर वाली होती है वो लेफ्ट साइड होती है। जैसे अब ये जो डायग्राम बन रहा है ना, ऐसी पोजीशन बन रहा है, जैसे मैं इस प्रकार खड़ा हुआ हूं। अब जो डायग्राम बनेगा बोर्ड पे वो इस प्रकार की पोजीशन का बनता है। तो ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड। तो भाई इधर वाला जो पार्ट है वो कौन सा हुआ, राइट, और इधर वाला कौन सा है, लेफ्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, बायोलॉजी के डायग्राम में इधर वाले पार्ट को हम राइट बोलते हैं और उधर वाले पार्ट को हम लेफ्ट बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? हाँ, ध्यान रखना इस चीज को है। अब देखो लेफ्ट साइड की तरफ जो मैंने 2 डंडे बनाए वो थोड़े अपर हैं, जबकि ये थोड़े नीचे हैं। अच्छा अब इस साइड क्या होता है, अब इतना काम आप आराम से कर सकते हैं ना। फिर आपको क्या करना है, 2 इस प्रकार की संरचना बनानी है, या मैं कहूं आपसे सी तो आराम से बना सकते हैं ना आप। बताओ सी बनाने में आपको क्या जा रहा है, आप आराम से सी बना सकते हैं ना, इस प्रकार, है ना। तो 2 सी आप अगल बगल को बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करते हैं। अब जो ये दोनों पॉइंट हैं दोनों सी के, इन पॉइंटों को आप घुमाकर ऐसे बनाइए, इस प्रकार। समझ में आ गई बात? पहले हम 2 सी बना लेंगे आराम से, और 2 सी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने दोनों पॉइंटों को इस प्रकार कर्व कर देंगे, मोड़ देंगे। अब मोड़ दिया, अब नेक्स्ट बात आपको क्या समझनी है, देखो यहां से पेन चलाना है, पेंसिल जो भी है, यहां से एक लाइन इससे जुड़ेगी, पहले ऊपर वाले से, फिर वो इससे, फिर वो इससे, और ये वाली इससे। नहीं आई आपको बात समझ में? आ गई क्या? बहुत ही सरल तरीका है। देखो पहले आपने ऐसे सी बनाई, सी बनाने के बाद दोनों पॉइंटों को ऐसे मोड़ दिया, आराम से मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो यहां से पहले इस लाइन को जोड़ो, जोड़ दिया, इससे इस लाइन को जोड़ो, जोड़ दिया, इससे इस पॉइंट को जोड़ो, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ो। कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहां से एक इस प्रकार चलाना है, देखो ऐसे, और यहां से बिल्कुल इस प्रकार। इसको आप डबल कर सकते हैं लाइन को, देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपने उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बना रहे हैं। तो बताओ इसको आपको बनाने में क्या दिक्कत है? ऐसे
यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल, है ना। तो ऐसे आराम से बना सकते हैं ना। फिर आपको क्या करना है, एक बैलून टाइप संरचना यहाँ से यहाँ तक डबल फोल्ड करके ये वाला, ठीक है। ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, हाँ ठीक है भाई। और इनमें बीच में बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार के त्रिभुजाकार संरचनाएं, जो कि हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट संरचनाएं होती हैं। जब हम सिलेबस में पढ़ेंगे तो इन सभी संरचनाओं को हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये आपके सामने बन के तैयार है एक मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र, ठीक है। अब हम इसको एक नामांकित कर लेते हैं, लेबल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है वो महाशिरा है और इधर वाला जो है वो महाधमनी है। ये है बायां वृक्क और ये है दायां वृक्क। ये है हमारी मूत्रवाहिनी, ये है मूत्राशय और नीचे की तरफ होता है मूत्र मार्ग, ठीक है भाई। और ये जो संरचना है वो धमनी और शिराएं होती हैं, तंत्रिका शिरा, है ना। और ये जो गड्डीनुमा भाग है ना, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हाइलम। पेल्विस भी होता है यहाँ पर, वो हम जो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने बन के तैयार है एक मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो कितना सिंपल है इसको बनाना, एक बार मैं फिर आपको बना के बताऊं, छोटा सा प्रारूप। देखिए, सबसे पहले आप ये 3 डंडे खींच लेंगे इस प्रकार। बताओ क्या दिक्कत है इनको खींचने में? कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 डंडे ऐसे इधर खींचे। अब एक डंडा इधर जो आप खींचेंगे वो इनसे नीचे होगा। देखो, यहाँ जो सेकंड डंडा है वो इधर फर्स्ट है, तो राइट साइड का जो वृक्क है ना, वो लेफ्ट साइड की वृक्क की तुलना में थोड़ा नीचे होता है। क्यों होता है नीचे? क्योंकि इसके ऊपर यकृत उपस्थित होता है। इस दाएं साइड के वृक्क के ऊपर यकृत उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये जो वृक्क है वो लेफ्ट की तुलना में थोड़ा नीचे होता है ना। याद रखना इसको आप। तो ऐसे आप कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, 2 ऐसे सी बनानी है, सी बना लेंगे ना ऐसे। फिर इन दोनों पॉइंटों को मोड़ देना, आप ऐसे मोड़ के इनको ऐसे जोड़ देना, बस। क्या दिक्कत वाली बात है? यहाँ से ऐसे संरचना आप बनाना सीख ही जाइए। थोड़ा अभ्यास तो लगेगा, ऐसी बात नहीं है। बस ये बन गया मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। तो आपको समझ में आ गया कि आखिर मानव उत्सर्जन तंत्र का हम नामांकित चित्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ, 10th में भी आपने बना के देखा होगा, समझा होगा। अब आप और यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। तो फटाफट इसको बनाइए आप नामांकित करके। ठीक है, तो ये है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। अब ये जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें हमारे चारों अंग सम्मिलित हैं। देखो, हमारी किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फिर एक उत्सर्जन तंत्र हो गया। यदि मैं केवल वृक्क की बात करूं तो ये क्या है? ये केवल एक उत्सर्जन अंग है, ना कि तंत्र, ठीक है भाई। हाँ, अब सुनिए इनके बारे में छोटी छोटी हम डिटेल बात कर लेते हैं। वृक्क जो होते हैं वो पूरी एक जोड़ी में होते हैं, अर्थात 2 होते हैं, है ना। होते नहीं होते। और इनका जो वजन होता है, प्रत्येक का वजन लगभग
150 से 175 ग्राम होता है। प्रत्येक वृक्क का जो वजन है वो 150 से 175 ग्राम का होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा मिलता है इनका, पर आप इतना याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, लाल रंग के होते हैं और इनकी जो आकृति होती है वो सेम के बीज जैसी होती है। सेम की फली आपने देखी है, उसका बीज आपने देखा है, उस जैसी, देखो ऐसा ही होता है ना सेम का बीज, तो उसी जैसी आकृति की ये किडनियां पाई जाती हैं, सेम के बीज जैसी आकृति। ठीक है। देखो लाल रंग के हैं, 150 से 175 ग्राम प्रत्येक वृक्क का वजन होता है, एक वृक्क का, सेम के बीज जैसी आकृति के होते हैं। ठीक है। हाँ, और ज्यादा हम बात डिटेल में नहीं करेंगे। 10 से 11 सेमी लंबाई, 5 सेमी चौड़ाई और 2.5 सेमी इसकी क्या होती है, मोटाई प्रत्येक वृक्क की। 10 से 11 सेमी लंबे होते और 5 सेमी चौड़े होते और मोटाई होती है 2.5 सेमी। ठीक है। तो ये है हमारे वृक्क। इसके बाद हमारे पास 2 मूत्र वाहिनियां होती हैं। ये मूत्र वाहिनी क्या करती हैं कि जो वृक्क होते हैं उनके अंदर एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, यानी कि वृक्काणु, है ना। तो वो वृक्काणु क्या करते हैं, ब्लड से मूत्र बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बाद में देखेंगे कि आखिर ब्लड से मूत्र कैसे बनता है। ठीक है। तो ये जो वृक्काणु है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो मूत्र बनाते हैं और वो पूरा मूत्र यहाँ पर डाल दिया जाता है। यहाँ से इसको मूत्र वाहिनी कलेक्ट करती है और उसको ब्लेडर में डालती है, मूत्राशय में डालती है। मूत्राशय जो होता है वो एक थैलेनुमा संरचना होता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है मूत्र को संग्रहण करने की, वो मैं आपको बता दूं 600 से 800 ml होती है। कितनी होती है, 600 से 800 ml मूत्र को ये अधिकतम कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। और जब आपके ब्लेडर में 250 ml मूत्र का कलेक्शन हो जाता है तभी से मूत्र विसर्जन की इच्छा होने लग जाती है। कब, जब मूत्र 250 ml हो और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 600 से 800 ml। ठीक है। तो यही कारण है कि हम कई घंटों तक बिना मूत्र विसर्जन के रह सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि इमरजेंसी केसों में जब मूत्र विसर्जन की इच्छा होती है लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई कंडीशन में 2 घंटे 3 घंटे आराम से निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि तब तक इतना मूत्र नहीं हो पाता और ये लास्ट कैपेसिटी है। समझ में आ गई बात। तो ये स्टोर, यूरिन को स्टोर करने का काम होता है ब्लेडर का और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये थी हमारे मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना। अभी हम केवल नॉलेज के लिए समझ रहे हैं, बाकी हम जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम पूरे एक एक चीज को खोल कर देख कर बात करेंगे और लाइव बात करेंगे, मतलब वीडियो के माध्यम से। हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिर यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। समझ में आ रही बात। हाँ, तो जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब इनको और बहुत इंटरेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल इतना ही समझो एक बेसिक नॉलेज के लिए, है ना। तो आप डायग्राम बनाना सीखना है इसका और इसको अच्छी तरीके से आप बना लो। बाकी कल मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।